संतनगरी शेगाव येथे आज श्रीरामनवमी उत्सव पारंपरिक उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे। यानिमित्त शेगाव नगरी सज्ज झाली असून मंदिर परिसर सजले आहे। राज्यभरातून 660च्या भजनी दिंड्या व राज्यातील हजारो भाविक दाखल झाले आहेत। संतनगरी शेगाव येथे आज श्रीरामनवमी उत्सव पारंपरिक उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे। यामुळे गजानन महाराज मंदिर परिसर व रस्ते भाविकांनी फुलले आहे। श्रीच्या मंदिरात 130व्या श्रीरामनवमी उत्सव निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले। आज सकाळी 10 वाजता यागाची पूर्णाहुती व अभूतस्थान 10 ते 12 या दरम्यान श्रीरामबुवा ठाकूर यांचे श्रीराम जन्मोत्सवाचे कीर्तन पार पडले। आज संध्याकाळी 4 वाजता श्रीच्या पालखीच्या नगर परिक्रमेला सुरुवात होईल। शपालकी, रथ, मेणा, अश्व, टाळकरी, पताकाधारी सह परिक्रमेला सुरुवात होणार आहे। सायंकाळी पालखी श्रीच्या मंदिरात नगर परिक्रमा करून पोहोचेल व आरती होईल। रात्री 8 ते 10 श्रीहरी बुवा वैष्णव यांचे कीर्तन देखील होणार आहे। मोबाईल चोरणाऱ्या 2 सराईत चोरांना कांदिवली पोलिसांनी अटक केली आहे। त्यांच्याकडून 30 मोबाईल हस्तगत करण्यात आले। आरोपी विरोधात मुंबईसह इतर परिसरात अनेक गुन्हे दाखल असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय। मोबाईल चोरणाऱ्या 2 सराईत चोरांना कांदिवली पोलिसांनी अटक केली आहे। विक्रम भोसले आणि बंटी भोसले अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत। कांदिवली पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी महावीर नगर परिसरात गस्त घालत असताना त्यांना दोघे जण संशयास्पदरित्या फिरताना आढळले। त्यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली। त्यामुळे त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं। चौकशी दरम्यान ते दोघेही सराईत मोबाईल चोर असल्याचं उघड झालंय। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे यांना छोटा शकील गँगकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। या संदर्भात एकनाथ खडसे यांनी मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे। 4 वेगवेगळ्या मोबाईल क्रमांकावरून त्यांना धमकीचे फोन आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारे फोन 4 ते 5 वेळा आले असून या फोनपैकी एक फोन अमेरिकेमधून आल्याचे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले। यानंतर एकनाथ खडसे यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे। एकनाथ खडसे यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती आहे। छोट्या शकीलचे नाव सांगत आम्ही तुम्हाला मारू अशी धमकी फोनवरून देण्यात आल्याचं एकनाथ खडसे यांनी माध्यमांना सांगितलंय। तसेच फोन आल्याचे क्रमांक ट्रेस केले असता त्यातील एक फोन अमेरिकेवरून आल्याचे दिसत आहे असं देखील सांगितलं आहे। या धमकीमागे राजकीय संबंध नसल्याचं आपल्याला वाटतंय। तसेच पोलीस तपासातून यातील तथ्य बाहेर येईल असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले। याबाबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे असेही खडसे म्हणाले। राज्यात मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी विदर्भ मराठवाड्यातील पावसामुळे 82 एकर 264 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले। अमरावती आणि अकोला जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे। उन्हाळी पिके, भाजीपाला आणि फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। कृषी खात्याच्या नैसर्गिक आपत्ती विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नागपुरात 90 हेक्टर तर गोंदियात 45 हेक्टर, भंडाऱ्यात 13 हेक्टर, गडचिरोलीत 11 हेक्टर, चंद्रपूर 4 हेक्टर आणि परभणीत 3 हेक्टर असे एकूण 82,264 हेक्टरमधील शेतींचे नुकसान झाले। अवकाळी गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांमुळे केळी, पपई, संत्री, मोसंबी, आंबा, चिकू, लिंबू या फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। विदर्भात काढणीला आलेला रबी गहू, ज्वारी, उन्हाळी बाजरी, भात, तीळ, कांदा आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। उन्हाळी भाजीपाला पिकांच्या मोठ्या नुकसानीचा फटका अकोला जिल्ह्यात देखील बसलाय। अकोला जिल्ह्यात उन्हाळी भाजीपाला पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात। त्यासह अकोला परिसरात भाजीपाल्यांच्या रोपांचे उत्पादन हरितगृह किंवा शेडमध्ये घेतले जाते। वादळी वाऱ्यात या हरितगृहांसह शेडचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। आज लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे। निवडणुकीचे वारे जे अख्ख्या देशात वाहू लागले होते ते आज संध्याकाळी 5 वाजता थांबणार आहे। मागील 17 दिवसांपासून सुरू असणारे निवडणूक प्रचाराचे वादळ आज अखेर थांबणार आहे। यामुळे विजयासाठी सर्वच उमेदवार पक्षाने जोर लावलाय। पदयात्रा, गृहभेटी, रॅली, सभांच्या निमित्ताने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपले विचार पोहोचवून मत मागण्याचा देखील प्रयत्न केला जात आहे। आज रामनवमीच्या पावन दिवशी प्रभू श्रीरामांचा आशीर्वाद घेऊन प्रचार थांबतील। शेवटचा दिवस असल्यामुळे जवळपास सर्वच पक्ष शक्ती प्रदर्शन करतील। उमेदवारांनाही शेवटच्या दिवशी प्रचाराला रामनवमीची जोड मिळाली आहे। यामुळे धार्मिक सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन प्रचारावर भर दिला जात आहे। नागपूर आणि रामटेक या दोन्ही ठिकाणी महायुती आणि महाआघाडीच्या उमेदवारांमध्ये जणू शब्दांचे युद्ध लढत आहे। आरोप प्रत्यारोपाचा सिलसिला विशाल रूप घेताना दिसत आहे। लोकसभा निवडणुकीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून सोशल मीडियाचे मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत आहे।
प्रत्यक्ष प्रचाराच्या माध्यमातून सर्वच मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात काही मर्यादा आहे, परंतु सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचणे सोपे असल्याने प्रभावी माध्यम म्हणून उमेदवारांकडून प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे। पहिल्या टप्प्यातील नागपूर व रामटेक या दोन्ही मतदारसंघात शुक्रवार दिनांक 19 एप्रिलला सकाळी 7:30 मतदानाला सुरुवात होईल। 4 जूनला मतमोजणी नंतर स्पष्ट होणार की कोणत्या पक्षाने कोणता विजय कसा स्थापन केलाय। राष्ट्र निर्माण न्यूज करिता रामटेकवरून राकेश मर्जीवे यांची रिपोर्ट। आज देशभरामध्ये श्रीरामनवमी ही अत्यंत उत्साहात साजरी होत आहे। अयोध्येत रामलल्लाची प्रतिष्ठापना झालेल्या राम मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे। दरम्यान रामनवमी निमित्त राज ठाकरे यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत। तसेच या शुभेच्छा देताना त्यांनी श्रीरामाचं अस्तित्व नकारणाऱ्या राजकीय पक्षांना टोला देखील लगावलाय। रामनवमी निमित्त सोशल मीडियावरून शुभेच्छा देताना राज ठाकरे म्हणाले की श्रीरामनवमीच्या सर्व हिंदू बंधू भगिनींना मनापासून शुभेच्छा। भगवान श्रीरामांना आपण मर्यादा पुरुषोत्तम मानतो आणि यातच त्यांचे श्रेष्ठत्व व्यक्त होते। ज्यांनी नीतिमत्ता, धर्म, शास्त्र, व्यवहार यातच स्वतःला आखून घेतलेली चौकट कधीच ओलांडली नाही असे भगवान श्रीराम। भारतासारख्या खंडप्राय देशात ऐक्य घडवणे तसं कठीण, पण पिढ्यानपिढ्या ज्याला श्रीराम गवसला व भावला त्याने तो व्यक्त केला आणि त्यामुळे हा मर्यादा पुरुषोत्तम देशाला बांधून ठेवणारी एक शक्ती ठरली। ह्या शक्तीला किंवा तिच्या अस्तित्वालाच नकारण्याचे काम स्वातंत्र्य भारतात काही पक्षांकडून घडत आहे। ते का घडत असेल देव जाणे असा टोलाही राज ठाकरे यांनी लगावलाय। भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉक्टर परिणय फुके यांच्या वाहनाचा मध्यरात्री भीषण अपघात झालाय। या अपघातातून डॉक्टर परिणय फुके हे बचावले असून हा अपघात होता की घातपात याची शंका मात्र उपस्थित झाली आहे। सध्या राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे। या दरम्यान महायुतीचे उमेदवार सुनील मेंढे यांच्या प्रचारासाठी परिणय फुके हे मतदारसंघामध्ये गावकऱ्यांच्या भेटीला गेले होते। गावकऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर ते रात्री 2 वाजेच्या सुमारास परत येत असताना त्यांचा अपघात झालाय। डॉक्टर परिणय फुके रात्री 2 वाजता गावकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर लाखनी येथे परत येत असताना साकोली जवळ एका अज्ञात वाहनाने अचानक त्यांच्या गाडीला धडक दिली आहे। डॉक्टर परिणय फुके यांच्या वाहन चालकाने समय सूचकता दाखवली, त्यामुळे त्यांच्या गाडीची थेट धडक टळली। मात्र त्यांच्या गाडीमागे असलेल्या त्यांच्या ताफ्यातील एक वाहन महामार्गावरील दुभाजकावर आदळले, त्यामुळे गाडीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले। तसेच वाहनातील सुरक्षा रक्षक आणि इतर सहकाऱ्यांना देखील दुखापत झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे। मात्र अज्ञात वाहन चालक पसार झालाय। अचानक वाहन समोर आले आणि त्यामुळे वाहनाचा अपघात झाला। मात्र अपघातानंतर सदरील अज्ञात वाहन चालकाने तेथून पळ काढला, त्यामुळे हा अपघात होता की घातपात अशी शंका व्यक्त केली जात आहे। या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही प्रकारची तक्रार दाखल करण्यात आली का याची माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही। आज देशभरामध्ये श्रीरामनवमी ही मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे। अयोध्येत श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा झालेल्या राम मंदिरामध्ये दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे। या दरम्यान रामनवमी निमित्त MIDC अंतर्गत येणाऱ्या सीतानगर येथे राम जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय। यावेळी नगरवासियांनी भजन करत टाळ घोषाच्या गजरात श्रीरामनवमीचा उत्सव साजरा केलाय। भगवान श्रीरामांना आपण मर्यादा पुरुषोत्तम मानतो आणि यातच त्यांचे श्रेष्ठत्व व्यक्त होते। ज्यांनी नीतिमत्ता, धर्म, शास्त्र, व्यवहार यात स्वतःला आखून घेतलेली चौकट कधीच ओलांडली नाही असे भगवान श्रीराम। भारतासारख्या खंडप्राय देशात ऐक्य घडवणं तसं कठीण, पण पिढ्यानपिढ्या ज्याला जसा श्रीराम भावला तसा त्याने तो व्यक्त केला आणि त्यामुळे हा मर्यादा पुरुषोत्तम देशाला बांधून ठेवणारी एक शक्ती ठरली आहे। भारतात लोक रामजन्मोत्सव मोठ्या भक्तीने, श्रद्धेने साजरा करतात। अशातच आता MIDC परिसरातील सीतानगर वानखेडे लेआउट येथे मोठ्या उत्साहात श्रीराम जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला। राष्ट्र निर्माण न्यूज करिता नागपूरवरून भाग्यश्री ढोंगेंची रिपोर्ट। लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचं मतदान 19 एप्रिल रोजी होणार आहे, तर महाराष्ट्रातील 5 लोकसभा मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे। या 5ही लोकसभा मतदारसंघातील प्रचाराच्या तोफा आज संध्याकाळी 5 वाजता नंतर थंडावणार आहे। लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचं मतदान 19 एप्रिल रोजी होत आहे, त्यामुळे यामध्ये विदर्भातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघ, नागपूर लोकसभा मतदारसंघ, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चिमूर आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ या 5 लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे। या 5ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांनी प्रचारासाठी जोर लावलाय। यातच वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार देखील निवडणुकीच्या रिंगणात आहे। या 5ही लोकसभा मतदारसंघासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ठिकाणी सभा घेतल्या आहेत। यातील पहिली सभा चंद्रपूर तर दुसरी सभा रामटेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये झाली आहे।
तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांची देखील एक सभा पार पडली आहे। विदर्भातील राजकारणाच्या दृष्टीने 5ही लोकसभा मतदारसंघात अतिशय महत्त्वाचे मानले जातात। त्यामुळे आता या 5ही लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचा कौल 19 एप्रिल रोजी ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद होणार आहे। गुजरात में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें एक कार ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक शख्स की हालत गंभीर जख्मी बताई जा रही है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नाडियाद के पास एक कार ने एक ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कार में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों की मौके पर मौत हुई थी और 2 लोगों को अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दौरान एक अन्य शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद सूचना पाकर मौके पर 2 एम्बुलेंस पहुंच गई। एक्सप्रेसवे हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंची और कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। क्या कार के ब्रेक फेल हो गए थे या फिर ड्राइवर को झपकी आ गई थी? ये वो सवाल है जिनका पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। लापरवाही की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सलमान खान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद सीएम उनके घर पर पहुंचे थे। अब इसी बात को लेकर शरद पवार की पार्टी ने सवाल उठाया है। शरद पवार की पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस तरह से सीएम शिंदे सलमान के घर गए, उसी तरह वो अभिषेक घोसालकर के परिवार के यहाँ क्यों नहीं गए? क्या फायरिंग में विपक्षी दल के शख्स की मौत सीएम के लिए गौन है? बता दें कि इसी साल 8 फरवरी को फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में हमलावर ने भी सुसाइड कर लिया था। अभिषेक के अंतिम संस्कार में शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित राज्य के कई नेता शामिल हुए थे। मंगलवार को सलमान खान से मुलाकात के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि गोलीबारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को खान और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे बिना टिकट के यात्री ट्रेन की स्लीपर बोगी में प्रवास कर रहे हैं। इस बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। रेल से यात्रा करने वाले लोग अक्सर कई महीने पहले अपने रिजर्वेशन कराते हैं ताकि उन्हें एक सीट मिल सके। रेलवे के नियमों के हिसाब से रिजर्वेशन कोच में केवल वही यात्रा कर सकते हैं जिनका टिकट कंफर्म हो, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाती है। एक हालिया वायरल वीडियो में बिना टिकट यात्रियों को फर्श पर बैठकर यात्रा करते दिखाया गया है। वायरल वीडियो आनंद विहार टर्मिनल और गाजीपुर सिटी के बीच चलने वाली सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। देखा जा सकता है कि स्पिलर कोच खचाखच भरा हुआ था। यात्री फर्श पर बैठे हुए हैं और आने जाने के लिए बने पतले गालियर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। इससे अब रेल व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन क्या कदम उठाएगा, ये बात देखने जैसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आसाम के नलबाड़ी से रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वे यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच समय निकालकर पीएम मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक को ऑनलाइन देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की सूर्य तिलक को ऑनलाइन देखा और कहा कि ये हर किसी के लिए परमानंद का पल है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में दर्पण और लेंस से मिलाकर बनाए गए एक मैकेनिज्म के जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन की तस्वीरों को शेयर किया। इसमें उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठकर एक टैबलेट पर रामलला के दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। बता दें कि आसाम से नलबाड़ी की अयोध्या से दूरी 1100 किमी से ज्यादा है।
आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए सभी उम्मीदवार आज आखिरी बार प्रचार करेंगे। इसी कड़ी में गोंदिया के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत पटोले के प्रचार के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले गोंदिया पहुंचे और रैली का नेतृत्व किया। भंडारा गोंदिया कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत पटोले इनके प्रचार के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इनके मार्गदर्शन में गोंदिया शहर में भव्य रैली निकाली गई। ये रैली मामा चौक, नेहरू चौक, जय स्तंभ, गांधी प्रतिमा, दुर्गा चौक आदि जगह से गुजरते हुए कुछ देर बाद इसका समापन हुआ। इस दौरान आ गया पंजा, छा गया पंजा के नारों के बीच गोंदिया शहर गूंज उठा। साथ ही ये रैली प्रमुख मार्ग से आकर्षण का केंद्र बनी। इस अवसर पर गप्पू गुप्ता, योगेश अग्रवाल, पप्पू पटेल, पंकज यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, हजारों संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रमुखता से रैली में उपस्थित थे। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। नागपुर व रामटेक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान को देखते हुए 17 अप्रैल की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे, लेकिन आखिर विद्यार्थी और युवा वर्ग किसे वोट करना चाहते हैं, इस बारे में हमारे प्रतिनिधि ने उनसे चर्चा की। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों की राय। जब भी गरीबों के थाली में पुलाव आया, सभी ने मानो समझ लिया कि चुनाव आया। अभी नागपुर लोकसभा, रामटेक लोकसभा यहाँ का चुनाव प्रचार शुरू है और ऐसे में सभी जन किसको वोट देंगे ऐसा यहाँ पे चालू है। ऐसे में किन मुद्दों पे सभी जन वोट देंगे, कौन से में मुद्दे, अभी डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, एजुकेशन के मुद्दे, क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो मेरा ये फर्स्ट टाइम वोटिंग है, तो मैं तो शिक्षण की तरफ, रोजगार की तरफ जो नेता खड़ा रहेगा, युवा के पीछे जो नेता खड़ा रहेगा उसके लिए मैं वोटिंग दूंगा। और गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती है उसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या शुरू है। नागपुर में भी अब तलाटी भर्ती हुई, तलाटी में नागपुर में बहुत पेपर लीक हो गए। इस पे नहीं क्या मतलब स्थानिक प्रतिनिधि जो हम चुन के देते हैं, इस पर कभी भी अपने को बात करते समय मतलब उस मुद्दे पे कभी बात करते समय हम कभी देखते नहीं। सिर्फ चुनाव आया कि इनको नहीं क्या रोजगार जैसे नहीं क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे आप? देखिए, एक्चुअली मैं जिसको वोट करूँगा उनमें एक ये देखना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होता है एक विद्यार्थी को नुकसान नहीं होता, कई अनेक विद्यार्थी का नुकसान है जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं और जिनको एक्चुअली में कुछ बनना होता है। जैसे तलाटी का साहब ने बोला तलाटी के पेपर लीक हुए, बीच में पुलिस के पेपर लीक हुए थे, तो ये ना हो, इन मुद्दे पे ध्यान दे। और दूसरा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है, जो आसमान छू रहे, गगनचुंबी जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के, उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोज़गार तो है ही, जो मतलब आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सॉल्व करने की ट्राई किया है, बट उनको कुछ सफलता मिली नहीं उतनी। महंगाई और बेरोजगार के ऊपर आप क्या बोलेंगे? मेरा मानना यह है कि पार्टी कोई भी हो सत्ता में, बट उन्हें जो है कि लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि रूलिंग पार्टी कौन है, हमें मतलब है कि हमें जनता को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं, रोज़गार मिल रहा है या नहीं, तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। बाकी का तो फिर चुन के कोई भी आ जाए, अगर वो करप्ट आदमी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इस बार जो चुनाव हो रहा है कौन से इस पर आधारित है, यानी डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, क्या कहना चाहोगे विजय आप? मुझे लगता है जो 10 साल में काम हुए हैं, लोग उसी के आधार पर फिर से एक बार मोदी जी को शायद चुन के दे सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी भाई ने कहा कि TCS में प्रॉब्लम है, तलाटी भर्ती में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लगता है ये सब स्टेट इलेक्शन के मुद्दे हैं। ये अगर हमें इस बार इलेक्शन में वोटिंग करना है तो हमें देश को देखना चाहिए। और जैसे पिछले 10 सालों में हमने देखा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हुआ, एम्स की संख्या बढ़ी, IITs की संख्या बढ़ी, उसी के साथ भारत के फॉरेन रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए। और जैसे कि हम नागपुर से तो हम देखते हैं कि यहाँ नितिन जी गडकरी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। और अगर बात करें कि कुछ मुद्दे जैसे महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, तो ये कायम रहने वाले मुद्दे हैं, ये हर बार रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, पर मुझे लगता है कि आगे जो सत्ता फिर से अगर आती है तो एक अच्छा बैलेंस बनाया जा सकता है। तो मुझे तो अभी भी फिर भी ऐसा लगता है कि मोदी जी की सत्ता आने वाली है। कास्टिज्म के ऊपर लोग बोलते हैं क्या वोटिंग होता है, क्या कहना चाहोगे आप अर्चल? कास्टिज्म के ऊपर तो वोटिंग जहाँ तक के हो रहा है शायद, क्योंकि देखा जाए तो हमारे नागपुर में वैसा हो रहा है कि
कि एक तरफ ओबीसी नेता है और एक तरफ जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो कास्टिज्म के ऊपर वोट करना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि एक तरफ नितिन जी का जो है, नितिन जी गडकरी जो खड़े हैं, उनका एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आपने जो बोला कि कास्टिज्म वाला, तब कास्ट वाला आदमी खड़ा है, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म के ऊपर वोट देते हैं लोग। विकास के ऊपर जनता जाएंगी कि 10 साल में सही में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहना चाहोगे सुधीर जी आप? रही नागपुर लोकसभा की बात, तो लोग विकास के ऊपर में वोट देंगे और विकास के आधार पर जिसने विकास किया उसको ही वोटिंग करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों का, जो हमारे साथी लोगों ने बताया है कि लोग कास्ट के आधार पर थोड़ा बहुत उनका झुकाव है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल 110% विकास हुआ है, ना बोलना बोले तो ये गलत बात है। वो किस प्रकार का विकास हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? विकास बोले तो पूरा जो रोड, फ्लाईओवर्स, उसके बाद में IIT, IIIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अभी नरसिंह मुंजी यूनिवर्सिटी आने वाली है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए हैं, IIIT है साथ के अंदर में, और ये सब अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस है जो अभी पहली बार 10 साल के अंदर में आए। नहीं तो अभी तक क्या ऐसा था कि जो गाड़ी पुणे से छुट्टी थी, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक के बाद में विदर्भ की तरफ में आती रही थी, विदर्भ से सीधा मुंबई की तरफ में चले जाती थी। तो ये बात अभी कट हुई है, तो नासिक के बाद में ये अभी अपने पास में नागपुर की तरफ में आ रही है। तो ये तो बोलना गलत बात है कि विकास नहीं हुआ करे। युवाओं ने अभी डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, क्या कहना चाहोगे? मतलब विकास 2024 का चुनाव डेवलपमेंट में ही, विकास के मुद्दे पर हुआ। विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हुआ, ऐसे सभी ने और कुछ बातें बाकी जनों ने डेवलपमेंट के मुद्दे पे कही। मैं राष्ट्रीय निर्माण के लिए स्नेहा के साथ राकेश मर्जीवे, नागपुर। आज राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अयोध्या में चारों ओर भक्तिमय वातावरण है। सुबह से ही राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही रामलला का सूर्य तिलक भी हो गया है। करीब 4 मिनट तक रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरणें नजर आई। रामनवमी के दिन वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। इस दौरान सूर्य की किरणों ने लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाई। दर्शन सुबह 3:30 पर शुरू हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि श्री रामनवमी की पावन बेला में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम लला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में भक्तों की रौनक है। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि व्यवस्था पहले से ही की गई है। हमने इलाकों को 2 सेक्टर में बांटा है। मुंबई में एक बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आई है, जहां एक 8 मंजिला इमारत के मीटर केबिन में आग लग गई। हालांकि 10 मिनट से भी कम समय में आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में 14 लोग आग में झुलस गए हैं। इन सब का इलाज जारी है। मुंबई के मलाड में एक 8 मंजिला इमारत के मीटर केबिन में आग लगने के बाद घबराहट में अपने फ्लैटों से बाहर निकलने पर एक बच्चे और कुछ वरिष्ठ नागरिकों सहित कम से कम 14 लोग झुलस गए। अधिकारी ने बताया कि आग सुबह करीब 9:48 पर सुंदर नगर में गिरनार गैलेक्सी बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर सीढ़ी के नीचे स्थित केबिन में लगी। उन्होंने कहा कि हालांकि आग पर 10 मिनट से भी कम समय में काबू पा लिया गया, लेकिन जब लोगों ने परिसर छोड़ने की कोशिश की तो 14 लोग घायल हो गए। जब लोगों को आग के बारे में पता चला तो वे इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे झुलस गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी फायर ब्रिगेड द्वारा उन्हें सुरक्षित निकालने का इंतजार करते तो कोई चोट नहीं आती। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि घायल लोगों में 5 वरिष्ठ नागरिक और एक बच्चा शामिल है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को राज्य सरकार से चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में तुरंत गर्मी की छुट्टियां घोषित करने का आग्रह किया। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार होने से राज ठाकरे ने ये बड़ी मांग की है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार से स्कूलों में तुरंत गर्मी की छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों और महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी स्थिति ऐसी ही है। घोषित कर दिया गया है कि लू चल रही है। उन्होंने पूछा, इससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि मौसम विभाग ने ऐसी चरम स्थितियों की भविष्यवाणी क्यों नहीं की। चूंकि स्कूल का सत्र अभी भी चल रहा है और गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई हैं,
माता पिता अपने बच्चों की भलाई के बारे में चिंतित है। उन्होंने कहा कि हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण दिशा निर्देश मौजूद है, सरकार को छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा करने की जरूरत है। नागपुर में आंधी तूफान से एक चलती कार पर पेड़ गिरने की घटना उजागर हुई है। इस हादसे में कार में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। तीनों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उन तीनों का इलाज जारी है। इन दिनों नागपुर का मौसम भी अजीबोगरीब होने लगा है। कभी तेज धूप हलाकान करती है तो कभी बूंदाबांदी हो जाती है। मंगलवार को दिन भर धूप छांव के बीच बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन इस अजीबोगरीब मौसम के कारण एक दुर्घटना हुई है, जहां आंधी तूफान से कार पर एक बड़ा पेड़ गिरा। गुमगांव किरमिटी मार्ग में कार पर पेड़ गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए। इसमें कार का भारी नुकसान हुआ है। घटना 16 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे के दरमियान हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झिंगाभाई टाकली परिसर के निवासी वसीम अहमद खान, असलम खान व जितेंद्र घटना के समय स्कोडा कार से किरमिटी में नया लेआउट देखने गए थे। वहां से वापस लौटते समय जोरदार बारिश होने लगी। गुमगांव मार्ग पर सड़क पर चलती कार पर पेड़ गिर गया। कार में सवार उक्त 3 लोग उसके अंदर फंस गए। आसपास के किसान व अन्य लोग मदद के लिए दौड़ कर आए। जेसीबी की मदद से पेड़ को हटाया गया, लेकिन कार पूरी तरह टूट गई। कार में सवार उक्त 3 लोग बेहोश हो गए थे। तीनों घायलों को नागरिकों की मदद से अस्पताल भेजा गया।